हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो अब ये वाले वीडियो में आज हम फोकस करने वाले हैं जो स्टर्लिंग एंड विल्सन के क्वार्टर वन के FY26 के नंबर्स आ गए हैं, उनको एनालाइज करेंगे। इनका कॉन्फ्रेंस कॉल भी हो गया है, तो विल अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट का क्या कहना है रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस इनके लिए जो क्वार्टर में रहा था और रिमाइंडर ऑफ द ईयर इनका क्या एक्सपेक्टेशन है, ग्रोथ के रिलेटेड आउटलुक क्या है, वहां पे कुछ इन्होंने रिवीजन किया है क्या। विल अंडरस्टैंड ऑल दोस पॉइंट्स। जी, शुरुआत करते हैं। अब स्टर्लिंग एंड विल्सन वी नो इट्स अ रिनोन्ड ईपीसी प्लेयर जो सोलर सेगमेंट में काम करती है। ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट को डिजाइन लेके उसके बाद प्रोक्योरमेंट करना, रिलेटेड जो भी सोलर मॉड्यूल्स है, पैनल्स है, जो सिविल काम है वो करना, प्रोजेक्ट का कमीशन करना, कमीशन होने के बाद भी जो एक लॉन्ग टर्म फेज होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का, उसको करना, फिर उस अगर रिक्वायरमेंट है कि उसको ग्रिड के साथ कनेक्ट करना है, तो ये एंड टू एंड सब कुछ ये कंपनी हैंडल करती है। और इसका फोकस पहले सिर्फ सोलर रिलेटेड जो ईपीसी प्रोजेक्ट है वहां पे था, बट गिवन ये रिन्यूएबल एनर्जी का जो स्पेस है कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, कॉम्प्लेक्स और जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जहाँ पे सोलर के साथ विंड भी इन्वॉल्व है, विंड के साथ बीईएसएस बैटरी इलेक्ट्रिक स्टोरेज सॉल्यूशंस की भी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, और अगर आपके पास वैसी कैपेबिलिटी है, ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आप बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हो। तो ये डायरेक्शन ध्यान में रखते हुए प्रीवियस क्वार्टर में इन्होंने विंड प्लस बीईएसएस प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना स्टार्ट किया था। एंड कॉन्स्टेंटली कंपनी इज वेंचरिंग इनटू परफॉर्मिंग वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट। जैसे इस क्वार्टर में जो इन्होंने अपडेट शेयर किया है, यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट इंडिया का फ्लोटिंग सोलर पार्क जो केरला में है, आई थिंक 200 मेगावाट का कैपेसिटी का प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किया है। तो ये कॉन्स्टेंटली अपनी कैपेबिलिटीज को हॉर्न कर रही है और वहां पे एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी को शोकेस कर रही है कि भाई कितने डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स को ये कर सकती है। और ये इनके नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है जो इनका परफॉर्मेंस रहा है। ये कंपेयर टू जो लास्ट क्वार्टर Q1 था FY25 का, उससे काफी इंप्रूव हुआ है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। तो विल अंडरस्टैंड एक्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। सी, अब ये 2011 में इन्होंने सोलर की शुरुआत की थी और धीरे धीरे अपना जो काम है उसको डाइवर्सिफाई किया है। करंटली 23 गीगा वॉट के जो प्रोजेक्ट्स है ये आइदर एग्जीक्यूट ऑलरेडी कर चुके हैं, कमीशन हो गए हैं, या फिर यहाँ पे काम चल रहा है। तो इतना बड़ा इन्होंने ऑलरेडी काम है वहां पे एग्जीक्यूशन किया है। इसके अलावा मोर देन 9 गीगा वैट का इनके पास ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, मतलब कमीशन होने के बाद उसको अपकीप करना, उसको जो भी पीरियोडिक मेंटेनेंस चाहिए वो सब काम करने का 9+ गीगावाट का इनके पास काम है। तो ये इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो है जो काम इन्होंने किया है। 28 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है। और तो नॉट जस्ट फोकस इन इंडिया, बट इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट्स में, यूरोपियन रीजन में, साउथ अफ्रीकन रीजन में, यहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया है, बट फोकस्ड मोर है डोमेस्टिक मार्केट पे। तो ये हो गया इनका जो बेसिक काम है। ये अब सी पूरा ये जो सोलर स्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी का स्पेस है ना, वो काफी ज्यादा बज में है। और कुछ रिलेटेड जो इसके रीजन से हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जैसे सोलर फॉर एग्जांपल एनर्जी प्रोड्यूस करने का, एक यूनिट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट होता था 2011 में, जो और ये ऑल द नंबर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट have exactly been shared in the con call। तो मैं मेरे मन से कोई भी डेटा नहीं शेयर कर रहा हूँ। these are exactly the number that have come from the management's perspective। तो 2011 में जो कॉस्ट था पर यूनिट का सोलर से जनरेट होने वाली, वो ऑलमोस्ट 11 रुपीज पर यूनिट था, जो अभी आया है 2.55 रुपीज पर यूनिट। तो इसेंशियली ये ऑलमोस्ट 80% रिड्यूस हो गया है पर यूनिट का कॉस्ट। और ये जो ट्रेडिशनल लेगेसी वेज है एनर्जी प्रोड्यूस करने के, जैसे कोल थर्मल पावर प्लांट से आप एनर्जी जनरेट करते हो, तो उसी की रेंज में ये आ गया है, राइट। तो फिजिबिलिटी और जो इसका अफोर्डेबिलिटी है सोलर से एनर्जी जनरेट करने का, इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ट्रेडिशनल वेज। तो ये एक फैक्टर है कि जिसकी वजह से सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की जो डिमांड है या फिर फोकस है वो बढ़ रहा है। और इसके पीछे की क्या रीजन से कॉस्ट क्यों कम हुए हैं? बिकॉज सोलर मॉड्यूल्स है उनकी कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है। मॉड्यूल्स हो गए, सोलर सेल्स हो गए, इनका मास लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ से प्राइजेस डिफाइन होते हैं, हमारे यहाँ पे भी कितने होंगे उसी के रेफरेंस पे होते हैं, राइट। तो वहां पे क्योंकि प्राइजेस कम हुए हैं, यहाँ पे भी जो मैन्युफैक्चरर्स है वो उस क्वालिटी के और जो नई टेक्नोलॉजी के लेके आके उस मॉड्यूल्स को, जो सोलर पैनल्स उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो इसेंशियली प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे बढ़ा है, तो जो कंपोनेंट्स है उसके प्राइसेस बढ़े, तो ओवरऑल जो सोलर पावर जनरेशन का कॉस्ट है वो कम हुआ है। तो ये फर्स्ट फैक्टर है, यूनिट इकोनॉमिक्स बेटर हुआ है। सेकंड है कि फाइनेंसिंग पहले अवेलेबल नहीं होता था। अगर आपको सोलर रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट करना है, तो फाइनेंसिंग करने वाली जो कंपनीज थी, एनबीएफसी हो गया, बैंक्स हो गया, वो काफी कम मात्रा में या फिर कम स्केल पे उसको फाइनेंस करती थी, ज्यादा रिस्कियर बेट्स होते थे। तो अब वो सिचुएशन नहीं रहा है। अभी काफी ज्यादा गवर्नमेंट के रिलेटेड जो बैंक्स, पीएसयूज है, एनबीएफसीज है, इरेडा हो गया, लाइक पीएफसी, आरईसी तो पहले से ही था, इरेडा है, और ये सब काफी ज्यादा फोकस करती है रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फाइनेंस करने में, एंड ऑब्वियसली इवन दी गवर्नमेंट पीएसयू बैंक्स। तो यहाँ से फाइनेंसिंग का जो एक प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। और जो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ट्रिमेंडस फोकस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू इन सोलर के रिलेटेड या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको काफी ज्यादा बैकिंग की है। जैसे गवर्नमेंट का अब हर घर सोलर का स्कीम चल रहा है, जो कुसुम स्कीम है, उसके अंदर इवन एवरी घर के टॉप पे सोलर पैनल बिठा के एनर्जी जनरेट किया जा सकता है। जो स्टैंड अलोन होम्स है पर्टिकुलरली, वहां पे सब्सिडीज मिलती है, तो इंसेंटिवाइज करने का काम कर रही है। तो ये तीन जो फैक्टर्स है,
इसकी वजह से सोलर स्पेसिफिकली बिकॉज वी हैव सनशाइन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, तो इसको मैक्सिमाइज पोटेंशियल तक यूटिलाइज करने के मद्देनजर रखते हुए इन सारी फैक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो इस सेगमेंट को स्पेसिफिकली सोलर को काफी ज्यादा बेनिफिट कर रहा है। और काफी ज्यादा यहाँ पे प्लेयर्स भी एंटर कर रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है दे आर ऑल्सो gathering all the strength that they have to get into bigger and larger projects। तो ये जो स्टर्लिंग एंड विल्सन है, लॉस मेकिंग कंपनी थी, वहां से इनका टर्न अराउंड हुआ, प्रॉफिटेबल हुई, धीरे धीरे इन्हें कैपेबिलिटी अपना बिल्ड किया है, और अभी इनका डेट कम हो गया है तो फाइनेंशियल पोजीशन बेटर हुआ है, तो अब ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भी एग्जीक्यूट करने की इनकी कैपेबिलिटी बन रही है, बिकॉज फाइनेंसिंग जो ऑप्शन अवेलेबल है वो तभी मिलेगा अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग बेटर है, तो आपको मोर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपको जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड उसको मीट करेंगे, राइट। तो ये सब स्पेस में हो रहा है एंड दैट्स व्हाई दिस स्पेस इज बजिंग अलॉट। इसके अलावा जो रेगुलेशंस है वो काफी ज्यादा सपोर्टिव हुए हैं, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टेंटली यहाँ पे कुछ ना कुछ नए रेगुलेशंस लाए जो सिर्फ एनर्जी जनरेशन को नहीं बट पूरे इकोसिस्टम को हेल्प करेंगे, राइट। मतलब इनका जो एक स्कीम है, एक जो रेगुलेशन जिसके तहत इनका कहना है कि जो भी सोलर एनर्जी जनरेट करने के लिए कंपोनेंट्स लगते हैं, सोलर सेल्स है, मॉड्यूल्स है, आप इसको भी विद इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करो। भले अभी करंटली वो स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता है, बट कॉन्स्टेंटली उसको भी प्रमोट करना, उसको भी फैसिलिटेट करना, उसके लिए स्टेप्स ले रही है, उसको भी मोनेटाइजेशन कर रही है, राइट। तो ये सारा जो फैक्टर्स है ना, ये स्पेस को इसेंशियली हेल्प कर रहा है। तो अब थोड़ा वापस आते हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन पे। तो अभी अगर इनके इस क्वार्टर के नंबर्स को अगर देखें तो यू विल नोटिस इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो मोर देन 90% का रहा है इस क्वार्टर में कंपेयर टू Q1 ऑफ लास्ट ईयर। तो नंबर्स इंप्रूव हुए हैं। मार्जिन के प्रोफाइल पे देखेंगे तो मार्जिन भी Q1 से 11.1 पे थे, अभी ग्रॉस मार्जिन 11.7 पे आए हैं। एबिटा लेवल पे मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, पैट लेवल पे हायर जंप है, और पैट ऑलमोस्ट 8 टाइम्स हुआ है, मार्जिन भी बेटर हुए हैं। बट सी प्रॉब्लम ये था इस क्वार्टर के नंबर्स में, ये अगर नंबर्स को आप सिक्वेंशियली थोड़ा कंपेयर करेंगे तो ऐसा लगता है कि थोड़े वीकर साइड पे थे। यहाँ पे सिक्वेंशियली मार्जिन तो चलो इंप्रूव हुए हैं, एबिटा लेवल हो या फिर पैट लेवल पे मार्जिन स्टेबल रहे, बट जो ग्रोथ था वो सिक्वेंशियली नहीं दिख रहा है। बट सी अब यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, आप जो जब भी कोई भी ऐसा प्लेयर है जिसका ऑर्डर बुक के रिलेटेड काम है, ऑर्डर बुक बल्कि हो सकता है और वो लंपी भी हो सकता है, कभी ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं कभी कम आते हैं, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऐसे कंपनीज को जहां पे भी ऑर्डर बुक रिलेटेड एग्जीक्यूशन है उनको कंपेयर करना कभी भी सही नहीं होता है, राइट। और इनको ईयरली कंपेयर करना, प्रीवियस Q1 से या फिर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना इज ऑलवेज अ बेटर। तो लास्ट ईयर के Q1 में इनका परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छा रहा है। हमने और क्योंकि इस क्वार्टर में स्पेसिफिकली ये हुआ है कि इनका लास्ट ईयर का जो ऑर्डर इनफ्लो था ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज करोड़ का था, और ये एक्सपेक्टेशन था कि इस साल में FY26 में जो इनका ऑर्डर इनफ्लो आएगा वो ऑलमोस्ट 6,000 to 8,000 करोड़ का आएगा। बट इस क्वार्टर में इनको जो ऑर्डर आया है वो हार्डली 800 करोड़ का आया है। तो स्टार्ट इनका जो ऑर्डर इनफ्लो का ऑर्डर बुक में बिल्डअप होना है ऑर्डर बुक का, वो स्लोअर साइड पे रहा है। तो ये थोड़ा सा मार्केट को इज व्हाट आई एम गेसिंग इज पसंद नहीं आया है, बिकॉज अगर आपको जो इनका गाइडेंस है 20% रेवेन्यू ग्रोथ करना है FY26 में, वो करना है और आगे भी ग्रो होना है, तो कॉन्स्टेंटली ऑर्डर बुक को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। सी अब इसके पीछे के रीजंस क्या है, मैनेजमेंट ने काफी क्लैरिटी के साथ और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इसके पीछे रीजंस क्या है, तो विल गेट इनटू दैट। बट पॉइंट इज कि जब भी कोई भी आप ऑर्डर एग्जीक्यूशन रिलेटेड कंपनी को एनालाइज करते हो और ऑर्डर अगर विजिबिलिटी स्ट्रांग नहीं दिखता है तो वो मार्केट को उतना पसंद नहीं आता है। ये हमने जेन टेक्नोलॉजीज के बारे में भी देखा था। जेन टेक्नोलॉजीज 50% से ग्रो होने की बात करती थी, बट ऑर्डर इनफ्लो अगर देखेंगे FY25 में स्ट्रांग रहा नहीं है। अभी भी Q1 हो गया था, उनको ऑर्डर इनफ्लो आया नहीं है। तो अगर आपको आगे 50% से ग्रो करना है तो वो ऑर्डर चाहिए नहीं है, तो कैसे ग्रो करेंगे, राइट। उसके ऑपोजिट भी एग्जांपल दूंगा, EIL की हम बात कर सकते हैं। EIL को कॉन्स्टेंटली ऑर्डर्स मिले हैं, अगेन APC प्लेयर है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन रिलेटेड बिजनेस से ऑर्डर्स आएंगे तभी आप एग्जीक्यूट करेंगे। तो इन्होंने काफी ऑर्डर जीते हैं और उनको उनके स्टॉक प्राइस में वो रिफ्लेक्ट भी हुआ है। तो सी ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ऑर्डर बुक, ये डिफेंस में भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे भी अगेन गवर्नमेंट से ऑर्डर आएंगे तो आपका विजिबिलिटी बनेगा, ग्रोथ हो पाएगा, राइट। तो ओवरऑल ऑर्डर बुक अगर नहीं होगा, वहां पे दिक्कत दिखती है ना, तो मार्केट को थोड़ा सा वो नेगेटिव लगता है। तो इस क्वार्टर में इनको 800 करोड़ के ऑर्डर्स आए हैं, बट मैनेजमेंट का क्या कहना है जो हम उस पर आएंगे। तो अगर नंबर्स पे अगर फोकस करें तो नंबर्स इनके डेफिनेटली अच्छे रहे हैं, और इन्होंने कॉन्स्टेंटली, अगर आप इनके प्रीवियस 2 साल का 1-1.5 साल का परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए, कॉन्स्टेंटली इंप्रूव किया है एवरी क्वार्टर, बी इट रेवेन्यू वाइज और बी इट मार्जिन वाइज। तो इंप्रूवमेंट तो है। इनके वैल्यूएशन थोड़े से एलिवेटेड थे जो अब थोड़े रीजनेबल बनेंगे, बट कॉन्स्टेंटली ट्रैक करना जरूरी है। अब ये लॉस टू प्रॉफिट वाला जर्नी है, तो पी रेशियो को उतना मैं कंसिडरेशन नहीं दूंगा, बट स्टिल आई मीन करंटली वो थोड़ा एलिवेटेड दिखता है अगर आप उसको स्क्रीनर पे वगैरह ट्रैक करेंगे तो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इनको इस क्वार्टर में जो ऑर्डर मिला है वो स्पेसिफिकली आया है NTPC से, गुजरात में 225 आई थिंक मेगावाट का ये ऑर्डर है, जिसका ऑर्डर वैल्यू अराउंड 813 करोड़ का है। तो ये एक इनको ऑर्डर मिला है। बाकी ऑर्डर्स इनका कहना है ये है
कि करंटली अब इसके पीछे रीजनिंग क्या है। सी अब दो प्राइमरी रीजंस जो मैंने स्टार्ट में भी बोला कि गवर्नमेंट ने जून 1 ऑफ 2026 ऐसा डेडलाइन रखा था कि आपको जो भी सोलर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना है उसके रिलेटेड जो भी आपको कंपोनेंट चाहिए, आपको वो अप्रूव्ड जो लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स है उनसे ही लेने हैं, जो मेजरली डोमेस्टिक प्लेयर्स है। अगर आप इंपोर्टेड कोई कंपोनेंट्स यूज कर रहे हो तो वो डेडलाइन आप नहीं कर सकते हो इसेंशियली। तो इसेंशियली जो भी डेवलपर्स है जो प्रोजेक्ट ये काम करते हैं और फिर ये कॉन्ट्रैक्टिंग ईपीसी का जो है एसडब्ल्यू सोलर का मिलता है, तो उन्होंने अपना डिसीजनिंग को पोस्टपोन कर लिया था, बिकॉज अब उनका कहना है कि आप अगर 1 जून 2026 का डेडलाइन रखते हो तो करंटली डोमेस्टिकली इतना सोलर सेल्स का और सोलर मॉड्यूल्स का मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रहा है कि हमारी जो पावर प्रोजेक्ट्स है उनको एग्जीक्यूट करने की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सके। अगर डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते तो हमें वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर इंपोर्ट करेंगे तो आपका वो जो रूल है वो वायलेशन होगा। तो उन सारे प्लेयर्स का जो इसेंशियली पावर जनरेटर्स है उनका कहना है कि आप इस डेट को 1 जून 2026 को आगे पोस्टपोन कर दीजिए। तो ये अब उस पर गवर्नमेंट का अभी तक क्लैरिटी आया नहीं है कि वो पोस्टपोन होने वाला है नहीं होने वाला है। अगर नहीं होता है और ये अगर डोमेस्टिकली सोर्स करना है तो फिर उसमें तो डिले हो जाएगा। तो ये थोड़ा अनसर्टनिटी और एम्बिग्यूटी है जिसकी वजह से जो ऑर्डर इनफ्लो है वो थोड़ा आगे पुश हो रहा है। जो ऑर्डर्स बाय एंड ऑफ Q4 एक्सपेक्टेड थे वो Q1 Q2 में पुश हो गए हैं। तो इसी की वजह से ऑर्डर इनफ्लो स्लो डाउन हुआ है। ये एक फैक्टर है। और दूसरा है कनेक्टिविटी इश्यूज। जैसे करंटली जो वेवर्स मिलते थे इंटर स्टेट, अगर आपको पावर ट्रांसमिशन करना है तो ये वेवर्स को भी हटाने की बात हो रही है। और अगेन देयर इज अनदर फैक्टर कि अगर आप जो भी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, वहां से जो भी आप एनर्जी जनरेशन करते हो आपको ग्रिड कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो ये कनेक्टिविटी वाले जो इश्यूज है वो कुछ हद तक हैम्पर कर रहे हैं। आपने सोलर पावर प्लांट्स तो कमीशन कर लिए, बट अगर यूटिलाइजेशन पूरा नहीं हो रहा है वो जो जनरेटेड एनर्जी है तो आपको आइदर स्टोरेज करना पड़ेगा या फिर ट्रांसमिशन करना पड़ेगा। और कनेक्टिविटी में थोड़े चैलेंजेस है। तो ये दो फैक्टर्स है जिसकी वजह से, और ये टेम्पररी फेज है, इनका कहना है कि दीज आर टेम्पररी फेजेस। और ये Q2 ऑनवर्ड जो अभी करंटली हम है और H2 में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, बिकॉज देयर विल बी सर्टनिटी दैट विल कम आउट एज गवर्नमेंट क्लैरिफाइज ऑन दीज 2 पॉइंट्स। तो ये इश्यूज जैसे रिजॉल्व हो जाएंगे, इनका कहना है कि Q2 एंड द H2 विल बी मच स्ट्रॉन्गर। काफी ऑर्डर इनफ्लो आने वाले हैं डोमेस्टिक मार्केट में स्पेसिफिकली। तो ये इनका कहना था। अभी अगर इनका इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू मिक्स है अगर उसको थोड़ा देखें तो यू विल नोटिस इनका ऑर्डर इनफ्लो तो डोमेस्टिक मेजरली ड्रिवन है, बट जो इनका रेवेन्यू स्प्लिट है अगर वो देखेंगे तो डोमेस्टिक कितना रहा है, वो रहा है ऑलमोस्ट 1265 करोड़ का रेवेन्यू। ऑलमोस्ट 1700 करोड़ में से ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलिए 80% के आसपास तो यही से है, रिमेनिंग इंटरनेशनल है। और जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है अगर वो नंबर्स अगर हम इस पाई चार्ट से कंप्यूट करें तो वी नोटिस डोमेस्टिक मार्केट के जो ऑर्डर्स ये एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे इनको मार्जिन मिलते हैं अराउंड 10.8% के। इंटरनेशनल जो ईपीसी काम कर रहे हैं वहां पे इनको मार्जिन मिल रहे हैं अराउंड 12% के। और ऑपरेशन एंड मेंटेन जो ये ग्रॉस प्रॉफिट किया है 14 करोड़ ऑन 60 करोड़ का रेवेन्यू, दैट मार्जिन इज ऑलमोस्ट अराउंड 23%। तो अगर इस पाई चार्ट से हमें ये समझ में आता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स और जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है वो अगर ज्यादा करेंगे तो इनके मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा, राइट। तो फोकस होना चाहिए देन लॉजिकली टू एक्सपांड दी इंटरनेशनल मार्केट एग्जीक्यूशन एंड दी ऑपरेशन मेंटेनेंस। तो अब इसके रिलेटेड कंपनी का क्या कहना है। तो सी करंटली जो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है उसमें जो इनका कंट्रीब्यूशन है इनके पूरे ऑर्डर बुक में इंटरनेशनल मार्केट का वो ऑलमोस्ट अराउंड 12% है। अब पिछले साल के कंपेरिजन में ये कम हुआ है। पिछले साल के अगर आप नंबर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15% का था अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर जो इंटरनेशनल मार्केट पे था। बट इन्होंने कॉन्स्टेंटली जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि स्पेसिफिकली जहाँ पे मार्जिन कम है वहां पे इन्होंने बिडिंग करना पॉज कर दिया था एंड दे आर लुकिंग एट राइट अपॉर्चुनिटीज जो मार्जिन को सपोर्ट करेंगी। और इनका कहना है कि इस साल में इनको अच्छी विजिबिलिटी है, 250 to 300 मिलियन डॉलर के अपॉर्चुनिटीज ऑर्डर्स इनको इस साल में मिलेंगे, स्पेसिफिकली इन द यूरोप एंड अफ्रीका रीजन। तो ये ऑलमोस्ट 2500 करोड़ के आसपास कन्वर्ट होता है रुपीज टर्म्स में। ये इनका कहना है इंटरनेशनल मार्केट से स्पेसिफिकली ऑर्डर्स आएंगे जो इनके ऑर्डर बुक को स्ट्रेंथन करेंगे। तो ये हो गया इंटरनेशनल मार्केट की बात, जो अगेन अगर आते हैं तो इनके मार्जिन को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन मेंटेनेंस के रिलेटेड भी इन्होंने काफी क्लियर इस बार गाइडेंस दिया है। करंटली जो इनका पूरा बकेट है उसमें 9.3 गीगावाट का ये ऑपरेशन मेंटेनेंस करते हैं। और ये जो भी प्रोजेक्ट्स अभी कमीशन करने वाले हैं इनका भी ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम इनको मिलेगा। और इसके अलावा भी ये स्पेसिफिकली जो स्ट्रैटेजिक थर्ड पार्टी सोलर प्रोजेक्ट्स है जो कोई और सपोज डेवलप कर रहा है उसके भी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के काम को ये बिल्ड करने वाले हैं, हासिल करने वाले हैं। तो इसेंशियली ऑपरेटिंग ये जो ओएनएम का बुक है उसको ग्रो करने पे इनका काफी फोकस होने वाला है। और टारगेटिंग ऑलमोस्ट इनका कहना है कि H2 में स्पेसिफिकली ये ओएनएम का जो बुक है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से एक रिकरिंग रेवेन्यू मिलता है। एग्जीक्यूशन आप करते हो आपको वन टाइम रेवेन्यू मिलता है, बट आप ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करते हो
क्योंकि ऑपरेशन मेंटेनेंस 10-15 ईयर का टाइमलाइन के होते हैं, तो एक रिकरिंग रेवेन्यू आपको हर साल हर क्वार्टर में मिलेगा। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी भी अच्छी उसमें से अच्छी होती है, मार्जिन तो ऑलरेडी वे बेटर है कंपेयर टू जो एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट्स है, तो यहाँ पे इनका काफी फोकस होने वाला है। इसके अलावा अभी अगर थोड़ा आगे बढ़े तो इन्होंने जो अपडेट शेयर किए उसकी थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन इनका कहना है, ऑर्डर विजिबिलिटी आएगी इन H2 बोथ इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में इनका कहना है कि जो एनटीपीसी के रिलेटेड ऑर्डर्स है ये एक्सपेक्टेड है प्राइमरीली बिकॉज एनटीपीसी का काफी ज्यादा फोकस है करंटली। जो एनटीपीसी का बुक के नंबर्स के बारे में इन्होंने आइडिया शेयर किया, जो 6 गीगावाट का है करंटली वो 26 गीगावाट तक लेके जाने का गवर्नमेंट का एस्पिरेशन है इन द नियर टर्म, एंड बाय 2030 उसको 60 गीगावाट के लेके जाने का इनका टारगेट है, जिसमें अगेन सोलार विंड ये सब आ सकता है। तो वहां से जैसे जैसे ऑर्डर्स की टेंडरिंग होगी वहां पे स्टर्लिंग एंड विल्सन इज गोइंग टू एग्रेसिवली बिड, और यहाँ से इनको काफी ज्यादा विजिबिलिटी के ऑर्डर्स आ सकते हैं, एंड दैट विल स्टार्ट फ्लोइंग राइट इन दी Q2 इटसेल्फ। इसके अलावा इन्होंने जो कुछ अपने अपडेट्स के बारे में शेयर किया कि इनका जो क्रेडिट रेटिंग है वो इम्प्रूव हुआ है। तो रेटिंग एजेंसी ने इनका बी माइनस से सीधा बी प्लस मतलब 2 नॉचेस से इनका रेटिंग अपग्रेड किया है। सिर्फ इसका फायदा ये होता है कि जब आपकी रेटिंग्स इंप्रूव होती है तो आपको प्रोजेक्ट्स करने के लिए जो भी क्रेडिट लाइन की रिक्वायरमेंट है, फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल करने के लिए और ज्यादा लेंडर्स आगे आएंगे, राइट। तो करंटली इन्होंने लास्ट ईयर इफ यू रिकॉल 500 करोड़ का इरेडा से क्रेडिट लाइन लिया था। तो इसके अलावा भी अब इनको 900 करोड़ का जो क्रेडिट लाइन है वो अवेलेबल हो जाने वाला है, और एडिशनली 1500 करोड़ का क्रेडिट लाइन इन नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स इनको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये क्रेडिट लाइन जब अवेलेबल होती है तो इनकी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है जो काफी बड़ी होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बट ये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इस क्रेडिट लाइन के थ्रू फुलफिल किया जा सकता है। तो इसलिए ये अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, और क्योंकि आपकी रेटिंग इंप्रूव हो रही है आपको क्रेडिट लाइन अवेलेबल भी हो जाती है, और उसकी जो कॉस्ट है जो इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल रही थी वो भी कम हो जाता है। तो ये सारे एस्पेक्ट है ना, इनके लिए चीजें सही जाती हुई दिख रही है। अब इनकी अगर कुछ और अपडेट्स की बात करें जो इन्होंने शेयर किया है इंटरनेशनल मार्केट पे, जो मैंने बोला कि फोकस है जो 250 to 300 मिलियन डॉलर के इनके ऑर्डर को इनका एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के बारे में इन्होंने कुछ बोला कि इनका जो गुजरात का खावड़ा में प्रोजेक्ट जो चल रहे थे, जो एनटीपीसी अगेन रन कर रही है सोलार फार्म बनाने का, वो खावड़ा 1 का प्रोजेक्ट कमीशन हो गया है। वहां पे कोई इश्यूज नहीं है बिकॉज सोलार पैनल जो लार्ज क्वांटिटीज में लगते हैं इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका सप्लाई सॉर्टेड था। बट खावड़ा 2 में इनका कहना है कि क्योंकि सोलार पैनल्स और मॉड्यूल्स की जो रिक्वायरमेंट है उनका जितना क्वांटिटी में चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, तो उसका एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लोअर साइड पे चल रहा है। अगेन कर्टसी जो टाइमलाइन सेट किया है गवर्नमेंट ने कि आपको जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स है उनसे ही लेने हैं, अब वो जैसी डेट रिलैक्सेशन मिल जाएगा इनका कहना है ये जो सारे कंस्ट्रेंट्स है वो हट जाएंगे और क्लैरिटी भी इमर्ज होगी। बिकॉज करंटली वो भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से सोर्सिंग करते हो, डिफरेंट जगह से सोर्सिंग करते हो, तो प्राइसिंग क्या होगा, डोमेस्टिक प्राइसिंग होगा या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला प्राइसिंग होगा, बिकॉज अगेन उससे मार्जिन से प्रेशर होने वाला है। तो ये सारा इमर्ज हो जाएगा एज क्लैरिटी इमर्जेस ऑन दैट ऑर्डर। तो ये पूरा इन्होंने चीजों को शेयर किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते BESS के बारे में इन्होंने क्या बोला। तो प्रीवियस क्वार्टर में मैंने मेंशन किया था कि BESS पे गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस है, बिकॉज जो स्पेन में स्टार्ट ऑफ द ईयर जो एक इंसिडेंट हुआ था कि उनका ग्रिड फेलियर हुआ था विच वाज अगेन बैक्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी। तो वहां से इंपॉर्टेंट समझ में आता है कि आप रिन्यूएबल सोर्स से जब भी एनर्जी जनरेट करते हो वो थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं होता, राइट। मतलब अगर फॉर एग्जांपल सोलर प्लांट से आप एनर्जी जनरेट कर रहे हो, दिन में आप जनरेट कर रहे हो, बट रात में जनरेशन होता नहीं है, तो आइदर आपको वो स्टोरेज करना पड़ेगा, तो स्टोरेज करने के लिए आपको BESS बैटरी इलेक्ट्रिक स्टोरेज सॉल्यूशंस होना चाहिए, या फिर उसको आपको ग्रिड को कनेक्ट करके ट्रांसमिशन करना पड़ेगा। ये 2 ही ऑप्शन है, राइट। तो अगर ग्रिड को आप कनेक्ट करते हो तो चलो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी सपोज एग्जिस्टिंग नेटवर्क है ट्रांसमिशन का, आप उसको कनेक्ट कर दो। बट अगर आपको स्टोरेज सॉल्यूशन के तहत अगर उसको स्टोर करना है तो आपको एडिशनली उसकी फैसिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने जो लास्ट क्वार्टर में मैंने अपडेट शेयर किया था कि 10% का गाइडेंस रखा है कि आपको अगर आप 100 यूनिट का अगर सोलर पावर प्लांट बिठा रहे हो तो 10 यूनिट की एटलीस्ट स्टोरेज कैपेसिटी वहां पे होनी चाहिए। तो इन्होंने इस क्वार्टर के कॉन कॉल में क्लैरिटी के साथ थोड़ा गाइडेंस दिया कि अभी करंटली जो रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने दिया है वो 20% का है। तो अगर आप 100 यूनिट बना रहे हो तो मिनिमम 20 यूनिट की आपकी स्टोरेज कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो इसेंशियली फिर स्टर्लिंग एंड विल्सन को जो प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं दे आर नॉट अगेन गोइंग टू बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू सोलर प्लांट कमीशनिंग, राइट। मतलब आपको स्टोरेज भी उसके साथ डेवलप करना ही पड़ेगा और इनकी वो कैपेबिलिटी ऑलरेडी है। तो हर जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है उसमें अब बीट प्रोजेक्ट दैट इज डेवलप बाय PSU NTPC वाला हो या फिर कोई भी प्राइवेट जो फंडेड प्रोजेक्ट हो, वहां पे BESS विल बी कंपल्सरीली एटलीस्ट 20%।
तो ये एडिशनली इनके रेवेन्यू को ड्राइव करने वाला है। तो यहाँ पे कुछ सवाल थे कि अगर बीएसएस के प्रोजेक्ट्स आप साथ में करते हो तो हाउ आर द मार्जिन्स एंड हाउ आर द टाइमलाइंस। तो इनका कहना है कि टाइमलाइन वाइज ये काफी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं कंपेयर टू, बिकॉज यहाँ पे सिविल वर्क इन्वॉल्व नहीं होता है, आपको सिर्फ बैटरी की स्टोरेज फैसिलिटी बनानी है। और जो मार्जिन्स है वो रिलेटिवली वेरी सिमिलर है जो इनके ईपीसी प्रोजेक्ट्स में है। तो मार्जिन में एज सच कोई भी प्रेशर नहीं आने वाला है अगर हम बीएसएस करते हैं। ये इन्होंने गाइडेंस का ये जो क्लैरिटी है इन्होंने तभी भी दिया था जब इन्होंने विंड ईपीसी वाला प्रोजेक्ट किया था फर्स्ट टाइम लास्ट क्वार्टर में, जो इन्होंने बात किया था। इवन दोज मार्जिन्स आर वेरी सिमिलर। तो जो भी नए प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, जो भी नए डायरेक्शन में ये वेंचर कर रहे हैं, वहां से कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं है कि इनके मार्जिन्स को एज सच इम्पैक्ट आएगा नेगेटिवली। इस साल के जो इनके मार्जिन्स है अराउंड 10-11% के आसपास ग्रॉस मार्जिन्स है, और जो एबिटा मार्जिन अराउंड 4-5% के आसपास है। तो अगर इसके अभी गाइडेंस की बात करें तो इन्होंने स्टार्ट ऑफ द ईयर मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड में 15-20% करने का बात कर रहे थे। इस क्वार्टर में जब कॉन कॉल हुआ तो इन्होंने उसको 20% के आसपास कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। तो इसेंशियली अपवर्ड गाइडेंस को मीट करने का इनका कहना है। 20% इनका कहना है कि विल बी ऑर्डर इनफ्लो में ग्रोथ एंड ऑल्सो 20% ग्रोथ इन दी रेवेन्यू में इस साल के लिए। मार्जिन इनका कहना है जो ग्रॉस लेवल पे 10-11% पे चल रहे हैं, दिस आर कंफर्टेबल मार्जिन, यही कंटिन्यू होने वाले हैं। एबिटा लेवल पे जो मार्जिन करंटली अराउंड 5% के आसपास चल रहे हैं, इवन दोज आर गोइंग टू कंटिन्यू, मार्जिन आर गोइंग टू स्टे हियर और कैन इंप्रूव अ बिट। तो ये हो गया इनका मार्जिन के टर्म्स में एक्सपेक्टेशन जो इन्होंने सेट किया है। इसके अलावा ऑर्डर इनफ्लो 6,000 to 8,000 करोड़ का इन्होंने बोला है, एंड विच इज नियरली जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 15-20% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो ओवरऑल सी एज सच इनके नंबर्स में नेगेटिव नहीं था, बट ऑर्डर इनफ्लो वाला एक पॉइंट था जो थोड़ा सा खराब था, जो ऑर्डर इनफ्लो इस क्वार्टर में नहीं आए। और दूसरा था कि क्वार्टर थोड़ा इनका परफॉर्मेंस लोअर साइड पे है। बट सी ये जो एग्जीक्यूशन वाला एक काम है ना, ये Q1 Q2 जो H1 होता है वो थोड़ा स्लोअर साइड पे होता है। अगेन Q2 के लिए इनका कहना है बिकॉज ऑफ मॉनसून सीजन जो होता है ना, वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन अगेन बैकसीट पे चला जाता है, बिकॉज आपको सिविल काम करना है, ये जो भी काम करना है वो डिले हो जाता है, डिस्ट्रप्शन आ जाते हैं, तो इसकी वजह से टाइमली नहीं हो पाते, तो अगेन एग्जीक्यूशन गेट्स डिलेड। एंड ये H1 थोड़ा रिलेटिवली सॉफ्टर रहेगा, H2 विल बी अ मच स्ट्रॉन्गर, ये इनका कहना है। एक और अपडेट जो मैं बोलना भूल गया कि इस क्वार्टर में जो Q1 था स्पेसिफिकली, वहां पे इंडो पाक जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसकी वजह से जो बॉर्डर लाइन रीजन है जैसे गुजरात और राजस्थान, वहां पे डिस्ट्रप्शन था ऑलमोस्ट 40-45 डेज का। तो ये डिस्ट्रप्शन की वजह से अगेन इनका जो एग्जीक्यूशन है वो हैम्पर हुआ था, और उसका भी एक इम्पैक्ट है कि इनका जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा सॉफ्टर रहा है। अगर वो नहीं होता तो रेवेन्यू इनका और ज्यादा इंप्रूव हो सकता था। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स है जो इन्होंने अपनी कॉन कॉल में शेयर किए है। इसके अलावा दो मेजर एस्पेक्ट जो मच अवेटेड है, एक तो नाइजीरियन प्रोजेक्ट का अपडेट जो इन्होंने अगेन अपने कॉन कॉल या पीपीटी में मेंशन किया है, वहां पे अभी तक फाइनल साइनिंग नहीं हुआ है, इट इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, बट अभी तक नहीं हुआ है। दूसरा, रिलायंस के जो प्रोटोटाइपिंग का इनका काम चल रहा था, दैट इज ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस, वहां पे भी इनको अभी तक ऑर्डर्स नहीं मिले। तो जो भी गाइडेंस इन्होंने 20% का अचीव करने का बोला है उसमें ना नाइजीरिया का ऑर्डर इंक्लूड है, ना रिलायंस के साथ कोई ऑर्डर आएगा, तो ये सब इंक्लूडेड नहीं है ना इनके टॉप लाइन के गाइडेंस में या फिर ऑर्डर बुक के गाइडेंस में, कहीं पे भी कुछ इंक्लूडेड नहीं है। अगर ये सब आता है तो दैट विल बी ऑन टॉप ऑफ जो एक्जिस्टिंग नंबर्स है। तो ये हो गया इनकी जो अपडेट्स इन्होंने शेयर किए। दो नेगेटिव जो इन्होंने कुछ अगेन वेरी स्मॉल बट दो नेगेटिव जो इन्होंने शेयर किए हैं, एक इंटरनेशनल ऑर्डर्स जो इनको एग्जीक्यूशन हो गया है वहां पे रिसीवेबल्स इनका क्योंकि टाइमली नहीं आया है तो इन्होंने कंजर्वेटिव साइड पे उसको राइट ऑफ कर दिया है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 21 करोड़ का इन्होंने इस क्वार्टर में राइट ऑफ किया है। और जो दूसरा नेगेटिव है, इन्होंने इनके जो कुछ केसेस चल रहे हैं तो उसकी वजह से इनको एवरी ईयर 40 करोड़ का लीगल चार्जेस को बेयर करना पड़ रहा है, विच इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर 2 years। तो ये दो नेगेटिव अपडेट्स है जो इन्होंने क्वार्टर में जो कॉन कॉल है उसमें शेयर किया। तो ओवरऑल अगर समराइज करें ना तो इनका जो परफॉर्मेंस है डेफिनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव होते हुए दिख रहा है, मार्जिन स्टेबलाइज हुए हैं, कंपनी ने अपना जो बकेट ऑफ स्वीट ऑफ सर्विसेज है जो ये ऑफर कर पा रही है अपने क्लाइंट्स को, कैपेबिलिटी को डेवलप किया है और एग्जीक्यूट करके दिखाया है ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस कॉन्स्टेंटली। तो उसकी वजह से इनका एक रेपुटेशन मिला है, बना है, और ये इनको हेल्प कर रहा है नए नए प्रोजेक्ट्स को बीट करके जीतने के लिए भी। तो स्टेबल सेट ऑफ पेस के साथ ये आगे भी ग्रो हो सकती है। 8,000 करोड़ का अभी भी अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर इनफ्लो ऑर्डर बुक है। 1700 अगर इन्होंने इस क्वार्टर में किया है, 8,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। अगर नए ऑर्डर्स भी नहीं आते हैं तो 9,000 करोड़ के आसपास ये टोटल रेवेन्यू इस साल कर सकते हैं, विच विल स्टिल बी 50% रेवेन्यू ग्रोथ। बट प्रॉब्लम इज फिर FY27 में क्या करेंगे, राइट? तो इन्फ्लो आना फिर भी जरूरी है फ्यूचर विजिबिलिटी के लिए, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा रहेगा। तो सी एज सच तो ये जो पावर वाला पूरा थीम है ये लॉन्ग डिकेडल अपॉर्चुनिटी है। और जो मैं पॉइंट पे आई थिंक बोलना बात करना भूल गया कि जो ये पावर सोल्यूशन जो रिन्यूएबल जनरेट करेंगे, राइट, पावर जनरेशन होगा वो आइदर ट्रांसमिशन होगा या फिर BESS होगा। तो आप अगर ब्रॉडर व्यू पे
बर्ड आई व्यू से अगर इस पूरे थीम को समझेंगे ना, तो यू विल अंडरस्टैंड कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हम लार्ज स्केल पे पावर जनरेशन कर रहे हैं थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, गवर्नमेंट का मैसिव सपोर्ट है यहाँ पे, राइट, फुल बैकिंग है यहाँ पे, फंडिंग भी अवेलेबल हो रही है। तो ये जितना ज्यादा पावर जनरेशन होगा उसको आइदर ट्रांसमिशन करना पड़ेगा। तो ट्रांसमिशन करने वाली कौन सी कंपनीज है? केईसी इंटरनेशनल है। आप ट्रांसरेल लाइटिंग की बात हमने प्रीवियस क्वार्टर में की थी, मैंने वहां पे री रेटिंग होगा ऐसा एक्सपेक्टेशन था मेरा, और वो रियलाइज होते हुए दिखाए। तो काफी उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। केईसी इज वेरी बुलिश कि हमको ट्रांसमिशन के रिलेटेड काफी ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये एक्सपेक्टेशन होप कहाँ से बिल्ड हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि रिन्यूएबल का फोकस कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, राइट। मतलब एक तो हम क्रूड पे डिपेंडेंट है, अब अगर एनर्जी साइड पे, अगर हम रिन्यूएबल साइड पे अगर सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, तो एनर्जी का जो फ्यूचर में एक्सपोनेंशियली डिमांड बढ़ने वाला है, इधर एटलीस्ट उसको तो मीट कर लेंगे। तो गवर्नमेंट का यही फोकस है कि एटलीस्ट एनर्जी के साइड पे हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। तो ये ट्रांसमिशन वाले स्पेस में जो कंपनीज है वो अच्छा कर रही है। अगर बीएसएस चल जाता है, बीएसएस अगर ज्यादा होता है, तो बैटरी इलेक्ट्रिक सोलर सॉल्यूशंस बनाने वाली, केसिंग बनाने वाली कंपनीज हो गई, वो एनोड कैथोड जो भी लगता है सॉल्यूशन बैटरी बनाने के लिए, उसकी कंपनीज हो गया, बैटरी केमिकल्स या फिर जो एनालाइजर जो केमिकल्स लगते हैं बैटरी में, वो सारे बनाने वाले जो भी इकोसिस्टम में कंपनीज है, उनके लिए कितनी बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बनती है, राइट। तो अगर आप पूरे पावर थीम को अंडरस्टैंड करें तो देयर आर डिफरेंट पॉकेट्स। इवन जो कंपोनेंट्स है, लाइक जो एनर्जी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में लगने वाले ट्रांसफॉर्मर्स है, कंडक्टर्स है, तो ये पूरे स्पेस में डिफरेंट पॉकेट्स है जहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ सकता है, जो जितना ज्यादा इनका रिन्यूएबल पे फोकस है। तो ये पूरा जो स्पेस है ना, वो करंटली इज ऑन अ वर्ज ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट कह सकते हैं, जो आगे चलते हुए भी एक लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ विजिबिलिटी देता है। तो एंड स्टर्लिंग एंड विल्सन तो एक छोटा सा पार्ट है पूरे स्पेस में, and it has a long track to cover and grow ahead. So we'll cover in the upcoming video as well. जैसे इनका results आएगा, conference call होगा, and again keep you posted. Let me know if you have queries arise in the upcoming video. Thank you so much.